हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी क्लास। आज हम बायोलॉजी में सबसे पहले कुछ असामान्य रूप से पुष्पन करने वाले पौधों के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपका आता है एक पौधा है जिसे हम नीला कुरंजी या स्ट्रॉबिलैंथिस कुथियाना के नाम से जानते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पौधा है। ये जो नेटिव है रहने जहाँ ये पाया जाता है, ये दक्षिण भारत में मिलता है, पश्चिमी घाट में, पहाड़ी इलाकों में मिलता है, जिसके पुष्प जो है बहुत ही खास होते हैं। ब्लू कलर के पुष्प होते हैं। नीलगिरी पर्वत पे इनके कलरफुल पुष्पों के वजह से, फूलों की वजह से इनका नाम जो है नीला कुरंजी रखा गया है। बहुत ही खास बात है इस इनके पुष्पन में से संबंधित कि यह जो पौधा है ये 12 वर्षों में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है। लास्ट टाइम इसने 2006 में सितंबर अक्टूबर के महीने में पुष्पन किया था, जिसके फलस्वरूप केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्र की जो सड़क के किनारे इनके पुष्पों से बिछे पड़े थे, जैसे कि कालीन होता है। ये इसका पुष्प है, हम देख सकते हैं इसमें। बहुत ही सुंदर पुष्प होते हैं ये दोनों। अगला आगे बढ़ते हैं, बांस। ये जंतु वैज्ञानिक बोटैनिकल नेम इसका आता है बैम्बूसा वल्गैरिस। इसकी बहुत सारी स्पीसीज़ है, जातियां हैं। इसमें भी पुष्पन का जो तरीका है ये थोड़ा अलग है। इसके जो पौधे होते हैं, इस जाति के, बांस की जाति के जो पौधे होते हैं, ये भी अपने पूरे जीवन काल में लगभग 50 से 100 वर्षों के बाद एक बार पुष्प उत्पन्न करते हैं। तो परिणाम स्वरूप जब भी ये पुष्प उत्पन्न करेंगे, बहुत ही बड़ी संख्या में उत्पन्न करेंगे, जिससे कि अपनी जाति को बनाए रह सकें, क्योंकि उसमें से कई सारे पुष्प या जो होते हैं वो नष्ट हो जाएंगे, तो कुछ बहुत कम ही है जो वो जीवित रहेंगे। इसलिए क्या करते हैं, ये बहुत बड़ी संख्या में पुष्पों को उत्पन्न करते हैं। अब क्योंकि बांस है तो ये आपका मोनोकॉट में आता है, और इसमें जो आपका पुष्पक्रम है वो स्पाइकलेट आता है, अनुशुकी प्रकार का है। तो इसमें भी ये इसके डायग्राम बने हुए हैं। एक मिनट, ये डायग्राम है इसका। बहुत कम लोगों ने इसके पुष्प और फल को देखा होगा। ये नीचे ये इसका पुष्पक्रम है, ये इसका फल। एक से 50 वर्षों तक का इसका जीवन काल होता है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है जलकुंभी, वाटर हाइसिंथ, इकॉर्निया प्रेजीपीस। ये जो है ये एग्जोटिक जो है बाहर की स्पीसीज़ है, जो कि बाहर से लाई गई है। इसके जो पुष्प होते हैं वो बहुत ही कलरफुल पर्पल कलर के होते हैं, जिसके कारण इनको इंडिया में लगाया गया था। नेटिव देखा जाए तो ये साउथ अमेरिका का अमेज़न जो नदी है वहाँ से इसको लिया गया है। इसके बाद कई देशों में इसको लगाया गया, क्योंकि इसके पुष्प जो है वो पर्पल कलर के और पत्तियां बहुत ही सुंदर होती है, इसलिए इसको लगाया गया। सबसे पहले इंडिया में इसको बंगाल में लगाया गया था, पश्चिम बंगाल में, इसीलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है, बंगाल का आतंक, वाटर हाइसिंथ जलकुंभी। देखा जाए तो ये बहुत ही तेज़ी से वृद्धि करता है। कायिक प्रवर्धन इसमें बहुत तेज़ी गति से होता है। आप अर्धवायवीय तने में भूस्तारिका के रूप में, ऑफसेट के रूप में इसको पढ़ते हैं। इसकी पर्व संधियाँ से जड़ें निकल आती नीचे की ओर, और ऊपर की ओर गुच्छों में इसकी पत्तियाँ निकली होती हैं। पर्व बहुत ही छोटे, गूदेदार, मोटे हो जाते हैं, जो कट करके मुख्य पौधे से अलग हो जाते हैं। इस प्रकार से नए पौधे को जन्म देते हैं। तो ये कायिक प्रवर्धन की एक विधि है, जिसको हम भूस्तारिका कहते हैं। जलीय पौधे में आता है, फ्री फ्लोटिंग में आएगा। खरपतवार के रूप में हम इसको पढ़ते हैं। ये क्योंकि ये बहुत ही तेज़ी से वृद्धि करता है, तो बहुत ही कम समय में ये पूरे तालाब को ढक लेता है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही द्रुत गति से हम कह सकते हैं कि वृद्धि करता है, जिससे जल में रहने वाले जो जीव होते हैं, जंतु या जीव, वो सभी मर जाते हैं, और ऑक्सीजन की भारी कमी के कारण ये सभी सारे जीव जंतु होते हैं, ये सभी मर जाते हैं। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जैव विविधता के लिए ये एक हास का कारण भी बन सकता है।
आपको बता दिया, इसे महाविपत्ति के नाम से भी जाना जाता है। ये इसके पत्तियां हैं और ये इसका पुष्प है। इसके बाद जंतु वर्गीकरण, इसके भी पहले जंतु वर्गीकरण के पहले कुछ चीज़ें हैं, वर्गीकरण वगैरह उसे पढ़ते हैं। वर्गीकी, पहले तो वर्गीकरण क्या होता है, तो कह सकते हैं जीवों को असमानता और समानता के आधार पर छोटे बड़े समूहों में बांटना वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन कहलाता है। इसके बाद इसकी शाखा होगी तो वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी, या हम कह सकते हैं वर्गीकरण विज्ञान। इसमें हम इसकी परिभाषा इस प्रकार से होगी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की पहचान करते हैं, उसका नामकरण और वर्गीकरण करते हैं। तो अगर हम देखें कि टैक्सोनॉमी जो शब्द है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। ये इसे हम तोड़े तो ये दो तरह से टूटेगा। एक होता है टैक्सिस, जिसका मतलब होता है क्रम में रखना, और नेक्स्ट वर्ड है नोमोस, मतलब नियम के साथ जोड़ना। टैक्सोनॉमी शब्द जो है ये एपीडी कैंडोले के द्वारा दिया गया था। इसके बाद इसी से मिलता जुलता, इसके लिए वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान के लिए इंग्लिश में दो शब्द यूज़ होते हैं, टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स। टैक्सोनॉमी आपको बता दिया। सिस्टमैटिक्स में कह सकते हैं जैव विकास को भी इंक्लूड किया जाता है, यानी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी, यानी पहचान के साथ नामकरण, वर्गीकरण और पहचान के साथ साथ उसके जैव विकास को भी इंक्लूड करना सिस्टमैटिक की शाखा के अंतर सिस्टमैटिक्स में आता है। नेक्स्ट आता है वर्गक यानी टैक्सॉन क्या होते हैं। ये कुछ शब्द हैं जो वर्गीकरण में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जीवों को के वर्गीकरण में प्रयुक्त होने वाले जो विभिन्न समूह होते हैं उन्हें हम वर्गक या टैक्सॉन कहते हैं। ये सभी लिविंग या कह सकते हैं जीवित शब्द हैं, ये जीवित समूह को दर्शाते हैं। जैसे कि कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, किसी स्तनधारी का नाम हो गया शेर, और या कह सकते हैं शेर, और गेहूं, चावल इत्यादि। नेक्स्ट है आपका वर्गीकी संवर्ग यानी कि कैटेगरी। ये है इधर कैटेगरी में हम वर्गीकरण में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न स्तरों को हम संवर्ग कहते हैं। ये जीवित नहीं होते, लेकिन किसी भी जीव का वर्गीकरण जब भी हम करते हैं तो इन समूहों को इस्तेमाल करते हैं। तो ये वर्गीकरण में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न स्तर हैं जिन्हें हम वर्गीकी, संवर्ग या कैटेगरी के नाम से जानते हैं। तो ये एक चीज़ और ये भी कही जा सकती है कि वर्गीकरण की यह इकाई है। और अगर सबसे छोटी इकाई की बात करें तो जाति जो है वो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके बाद एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, वर्गीकी पदानुक्रम, टैक्सोनॉमी हायरार्ची, यानी छोटे से बड़े क्रम में किसी का भी वर्गीकरण करते हैं किसी भी जीव का, तो कुछ आपके संवर्ग कैटेगरी निर्धारित हैं जिसके अंतर्गत हम उनका वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो मेन 7 कैटेगरी रखी जाती हैं उसमें सबसे पहले जगत आता है, फिर संघ आता है, नेक्स्ट फिर वर्ग आता है, फिर आपके गण आते हैं, फिर कुल आता है, फिर वंश और जाति। इसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि संघ के कई संघ होते हैं जिनको उपसंघों में डिवाइड किया गया है, या वर्ग या क्लास के पहले भी कुछ अपर क्लास आती है जिनमें डिवाइड किया गया। तो इनकी छोटी छोटी और जो शाखाएं हो जाती हैं या कह सकते हैं, तो इस आधार पे इनको और छोटे छोटे समूहों में भी बांटा गया। जैसे कि संघ के बाद आप उपसंघ, उनसे छोटा उपसंघ हो गया, या क्लास के पहले हम अधिवर्ग यानी सुपर क्लास शब्द इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से क्लास के बाद हम उपवर्ग या सब क्लास को यूज़ करते हैं। एक शब्द और है कोहर्ट या सहगण बोलते हैं। तो ये आपका लिखा जाता है उपवर्ग यानी कि सब क्लास के जस्ट नीचे आएगा, और आपके अधिगण यानी सुपर ऑर्डर के पहले इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट कैटेगरी गण आती है, तो गण के पहले अधिगण यानी सुपर ऑर्डर जिसमें भी होगा वो इंक्लूड होगा। गण के जस्ट बाद आएगा आपका उपगण यानी सब ऑर्डर, अधिकुल, इसके बाद आएगा कुल के जस्ट पहले अधिकुल यानी सुपर फैमिली, और कुल के नीचे आपकी सब फैमिली या उपकुल इस्तेमाल होगा। एक चीज़ और आती है आदिम जाति यानी ट्राइब है, यानी मिलती जुलती जो कुल होते हैं जिनमें बहुत कम अंतर होता है उसे ट्राइब कहते हैं। तो उसे ट्राइब के अंतर्गत हम इसका वर्गीकरण करते हैं।
उसके बाद कुल के बाद वंश आता है जिसे उपवंश में डिवाइड किया जाता है, और जाति है, जाति में भी आपकी उपजाति। तो ये आपके हो गए वर्ग की पदानुक्रम। इसके बाद वर्गीकरण पे आते हैं। इसके बाद वर्गीकरण का प्रयास जो देखा जाए तो सबसे पहले जीव जगत का वर्गीकरण जो है वो अरस्तु ने इसकी कोशिश की थी। तो उन्होंने बहुत ही सरल आकारीय लक्षणों के आधार पर जंतुओं को जीवों को जंतु और पौधों में विभाजित किया। इसके बाद ये है आपके जंतु और पादपों में इनका वर्गीकरण किया गया। इसके बाद अरस्तु ने सभी जंतुओं को इनैमा और एनइमा के नाम से विभाजित किया गया। यानी अरस्तु ने सभी जंतुओं को इनइमा और आपके एनइमा के नाम से विभाजित किया। अब इनइमा ऐसे समूह के जंतुओं को रखा गया उनमें जिनमें लाल रुधिर की कणिकाएं उपस्थित हो, यानी जिनमें आरबीसी होगी उन्हें इनइमा में रखा गया, और जिनमें आरबीसी एब्सेंट रही उन्हें एनइमा में रखा गया। इसके बाद इनइमा वाले आरबीसी वाले समूहों को भी दो में बांटा गया। इनइमा में आपके कशेरुकी जंतु आएंगे, कॉर्डेट्स आएंगे, इनको भी दो भागों में बांट दिया गया। किस आधार पर? यानी कुछ जरायुज होंगे और कुछ कैसे होंगे? अंडयुज। जरायुज ऐसे जंतु होंगे जो पूरी तरह से परिपक्व शिशुओं को जन्म देते हैं जिनमें प्लाजेंटा बनता है। अंडयुज ऐसे कशेरुकी जंतुओं को रखा गया जो अंडे देते हैं, यानी जो कि अपूर्ण अवस्था में शिशुओं को जन्म देते हैं, और एक कैल्शियम युक्त खोल में इनके शिशु सुरक्षित होते हैं जिनके टूटने के बाद शिशु का जन्म होता है। तो ये जरायुज में आपके मनुष्य एवं सभी स्तनी जंतु रखे गए, और अंडयुज में सभी ये मछली वर्ग, उभयचर, पक्षी और सरीसृप रखे गए। इसके बाद पौधों को बहुत ही सिंपल तरीके से इनका वर्गीकरण किया गया। इन्हें शाक, झाड़ी और वृक्ष में विभाजित कर दिया गया। इसके बाद कुछ पद्धतियाँ आई, द्विजगत, तीन जगत, चार जगत और ये आपकी 5 जगत वाली पद्धति। तो सबसे पहले पढ़ते हैं द्विजगत पद्धति। द्विजगत पद्धति, इसके पहले भी लिनियस ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति विकसित की थी जिसे हम कह सकते हैं द्विनाम पद्धति, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इन्होंने इसके कारण इन्हें हम आधुनिक वर्गीकरण या आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली के पिता के नाम से जानते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, क्योंकि इन्होंने लगभग 1735 ईस्वी में इन्होंने अपनी एक पुस्तक थी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरे, उसमें 4236 जातियों को इन्होंने वर्गीकृत किया था। इसी किताब के 10वें संस्करण में, जो कि 1758 में आई थी, इन्होंने आधुनिक वर्गीकरण की प्रणाली को अपना करके कई सारे जीवों का वर्गीकरण किया। तो यहीं से द्विनाम पद्धति की नींव रखी गई। तो बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर रखा गया, द्विनाम पद्धति, जिसके अनुसार किसी भी जीव के दो नाम होंगे जो कि इटैलिक्स में लिखे जाते हैं, जीनस और वंश का नाम। जीनस जो नेम होता है वो कैपिटल लेटर्स का पहला लेटर कैपिटल होता है, और जो स्पीसीज या जाति का नाम होता है वो इसका पहला लेटर स्मॉल से लिखा जाता है। ये इटैलिक्स में लिखे जाने वाले वर्ड हैं। अब चलिए द्विनाम पद्धति को देख लेते हैं। तो ये द्विजगत की पद्धति जो थी, ये इसे देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कैरोलस लिनियस थे। इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरे में इसको 1735 ईस्वी में दिखाया। तो इसके अनुसार जीवों को दो में बांटा गया, एनिमेलिया और प्लांटी जगत, यानी कि सभी प्रकार संसार के सभी जीवों को दो में डिवाइड किया गया, एनिमेलिया और प्लांटी। इसके बाद 3 जगत की पद्धति आई जिसे अर्नस्ट हैकल ने 1866 ईस्वी में प्रस्तुत किया। इन्होंने सभी प्रकार के जीवों को 3 में डिवाइड किया। प्रोटिस्टा एक अलग से जगत बन गया, बाकी 2 सेम थे, जंतु और पादप जगत। इसके बाद यहाँ मेंशन नहीं है, एक 4 जगत का भी क्लासिफिकेशन आया था, वर्गीकरण आया था, जो कि कोपलैंड के द्वारा 1938 ईस्वी में दिया था। इन्होंने 4 अलग अलग समूह बांटे। पहला था मोनेरा, दूसरा था प्रोटोक्टिस्टा, तीसरा था प्लांटी और एनिमेलिया। क्योंकि ये सभी जो वर्गीकरण की पद्धतियाँ थी ये दोषपूर्ण थी, तो सबसे जो मान्य पद्धति है वो आपकी लिखी जाती है 5 जगत की पद्धति, जो कि दी गई थी R.H. विटेकर के द्वारा।
R.H. विटेकर ने 1969 में इस प्रणाली को दिया, जीवों को वर्गीकृत किया 5 अलग अलग समूहों में। तो अब ये इन्होंने कुछ आधार रखे जिसके आधार पर इन्होंने ये डिवीज़न किया। तो इसमें पहला आधार था कोशिका की जटिलता या संरचना के आधार पर, यानी किस प्रकार की कोशिका है। फिर शारीरिक संगठन एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है। तीसरा पोषण विधि और जीवन चक्र किस प्रकार का है। तो इन 3 आधार पे जीवों को बांटा गया, यानी कोशिका की जटिलता के आधार पर, शारीरिक संगठन के आधार पर, पोषण विधि और जीवन चक्र के आधार पर ये मान्य पद्धति है। इसके अनुसार जीवों को 5 जगत में रखा गया: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। चलिए अब हम आधुनिक जंतु वर्गीकरण के बारे में जानते हैं। तो सभी प्रकार के जो जंतु हैं उनको 2 में बांटा गया, यानी कि आपका तो सभी प्रकार के जंतुओं को सबसे पहले जो जंतु जगत था इसे 2 में बांटा गया, प्रोटिस्टा और मेटाजोआ। तो प्रोटिस्टा में ऐसे जंतुओं को रखा गया जो सभी कैसे थे, एक कोशिकीय थे और यूकैरियोटिक थे, जिसमें आपका प्रोटोजोआ के सारे सदस्य आ जाते हैं। तो प्रोटिस्टा में सभी एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया, तो ये अलग कर दिया गया। इसके बाद मेटाजोआ में मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय जीवों को रखा गया। तो ये आपके मेटाजोआ हो गए और ये प्रोटिस्टा। मेटाजोआ को फर्दर 2 में डिवाइड किया गया, पैराजोआ और यूमेटाजोआ। अब जानते हैं पैराजोआ में किस प्रकार के जंतु आएंगे। तो पैराजोआ में सबसे पहले लिखा गया ऐसे जंतुओं को रखा गया जिनमें कोशिका स्तर का शारीरिक संगठन है, जिसमें पहला आपका फाइलम संघ जो है इसी से आता है, जिसे हम पोरीफेरा के नाम से जानते हैं, पोरीफेरा। तो पैराजोआ के अंतर्गत पहला आपका संघ बना जिसे हम पोरीफेरा के नाम से जानते हैं। इसमें बहुकोशिकीय जीव होते हैं, कोशिकाएं कई सारी बन जाती हैं लेकिन अभी भी ऊतक का निर्माण नहीं होता। तो यहाँ पे आपका लिखा जाता है पैराजोआ में पहला संघ बनता है जिनमें शारीरिक संगठन सेलुलर लेवल का है, यानी कि कोशिकीय स्तर का। इसके बाद आपका आता है यूमेटाजोआ। यूमेटाजोआ में ऐसे जंतु रखे गए जिनमें शारीरिक संगठन जो था वो टिश्यू लेवल का था, टिश्यू यानी कि ऊतक स्तर का शारीरिक संगठन हुआ। तो इसमें सभी आपके जीवों को अलग, यानी कि इनसे जिनमें ऊतक लेवल का शरीर का संगठन था इन्हें अलग रख दिया गया, जिसके हिसाब से जंतुओं को अलग कर दिया गया। इसमें आपका सिलिंट्रेटा से लेके आगे जंतु आएंगे। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट जो वर्गीकरण है वो अगले लेक्चर में। धन्यवाद।